चुकी है। इसी क्रम में हमने धातु और धातु गुणों का भी अध्ययन किया है। जब गुणों का अध्ययन हम कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यदि धातु प्लस अधातु, मतलब धातु यदि अधातु से क्रिया करे तो क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक। और फिर मैंने बताया था कि यदि अधातु प्लस अधातु की अभिक्रिया हो तो बनता है सह संयोजक यौगिक। ये आखिर निर्माण कैसे होता है, कब सहसंयोजक यौगिक बनेगा, कब आयनिक यौगिक बनेगा, इसकी चर्चा करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। अब हमें एक दो चीज़ों पे इस पर गौर करना होगा। सबसे पहले तो ये जब धातु धातु क्रिया करते आयन कैसे बनता है, आयन क्या है, फिर ये सहसंयोजक आबंध क्या है और आयनिक आबंध क्या है। दो चीज़ों को जब तक हम कन्फर्म नहीं होंगे तब तक हम यौगिक, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक को नहीं समझ पाएंगे। मुझे उससे पहले आप लोगों को एक बात और बतानी है कि भाई ये आयनिक यौगिक या सहसंयोजक यौगिक बनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, क्यों कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है किसी अन्य परमाणु से, या अधातु में क्यों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है। मैंने आपको दो तीन बातें बताई। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि भाई जब धातुएं हैं तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। जैसे मैंने एक सोडियम धातु की चर्चा की थी, और ये सोडियम धातु में आप जानते हो कि 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों 11 इलेक्ट्रॉन पाए थे, सबकी चर्चा मैंने कर दी है। क्योंकि मैंने बताया होगा फॉर्मूला नंबर ऑफ पी बराबर नंबर ऑफ ई बराबर जेड। परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या होती है। तो परमाणु संख्या कितनी है, सोडियम की परमाणु संख्या की चर्चा की जाए तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, इसलिए प्रोटॉन भी 11 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन भी 11 हो जाएंगे। तो हमें प्रोटॉन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है आपका धन आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका ऋण आवेशित कण है। तो नंबर ऑफ पी बराबर है नंबर ऑफ ई के। इस प्रकार से ये धन आवेश किसके बराबर हो जाता है, धन आवेश बराबर हो जाता है ऋण आवेश के। किसी भी परमाणु में धन आवेश ऋण आवेश के बराबर होता है, अतः परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, विद्युतः उदासीन होता है। मैंने ये संकेत किया, आपको ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण धन आवेश और ऋण आवेश समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। अब तो ये परमाणु वाली चर्चा हो गई। तो मैंने आपको यहाँ से बताना मुझे है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों का आप जानते हो सेल में, सब सेल में बंटवारा रहता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 सेल प्राप्त हो गए, के सेल, एल सेल और एम सेल। मैं इसलिए इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस सब चीज़ों की चर्चा पहले कर दी है, या इसका एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन भी जब मैंने बताया होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बताया गया होगा। तो ये आपका के सेल हो गया, ये आपका एल सेल हो गया और ये आपका एम सेल हो गया। तो वही के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। एल सेल में कितने हो गए, 2 + 6 कितना हो गया, 8। और एम सेल में कितना है आपका, एम सेल में आपका है 1। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया 2 8 1। तो ये 2 8 1। तो बाहरी सेल में आपका आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, मैं इस बात को बार बार बताया, किसी तत्व के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह तत्व क्या होगा, वह तत्व धातु है, मेटल है। लेकिन एक्सेप्शन में बताया गया था अपवाद में,
अपवाद भी मैंने नोट कराया था, हाइड्रोजन तथा हीलियम। ठीक है, इस प्रकार से अनेक तत्वों को आप ले करके चेक करोगे। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2, इसका SPDF कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो आपका प्रथम सेल में 2 और 2 + 6 मतलब 8 2। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 2 8 2। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 और एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। कितने से आपको इसमें सेल हो गए 3 सेल हो गए। इन सब चीज़ों की चर्चा मैंने की। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे किसी भी तो अभी धातु आप पहचान लिए, धातु पहचान लिए। और धातु के लिए क्या मैंने बताया था, और धातु के लिए चर्चा की गई थी कि आउटर मोस्ट सेल में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन ले लीजिए, कार्बन प्रश्न बनता है, कार्बन धातु है तो धातु है, तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6। क्यों इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 6 हो जाएगा, तो इसके पीछे चर्चा मैंने अभी की है इस चीज़ की, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके लिए हमें कार्बन की परमाणु संख्या और कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, जिसके लिए मैंने फार्मूला बहुत पहले से बताना शुरू किया है, नंबर ऑफ पी बराबर नंबर ऑफ ई बराबर जेड। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए तो आप देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। और जब 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है SPDF कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2p 2s2 और 2p2। तो आपको यहाँ पे K सेल हो गया और ये आपका L सेल हो गया। कौन सेल हो गया L। तो L में 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4 हो गया। तो जब 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, तो वह क्या है आपको लिखना है, ध्यान रखना है, अधातु। क्या है वह अधातु। वह तत्व जो है आपका अधातु है। यह तत्व आपका क्या था, जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो धातु, 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन कहाँ, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, सबसे बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल जिसको बोलते हैं, सबसे बाहरी सेल में तो क्या है वह अधातु है। इतना चीज आपको क्लियर हो गया। तो देखो, जो धातुएं हो चाहे अधातुएं हो, और भी अधातुओं की चर्चा आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही हो गया कार्बन हो गया। आप देखिए उठा करके ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ ई बराबर 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करिएगा करते हैं तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ ई बराबर 8। 8 को बांटोगे तो 2 6 आएगा। पहला सेल में 2 बोर-ब्यूरी योजना बताए भी थे आपको, उससे भी देख सकते हो, या SPDF कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। तो K सेल में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलत हो गया। तो अब मैंने बताया कि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 4 हो या 4 से अधिक हो, तो क्या होगा वह अधातु होगा। अभी तक तो हमारी जो चर्चा रही उसके अंतर्गत मैंने आपको सेल बताने का प्रयास किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है इसको बताने का प्रयास मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा बहुत पहले किया, एक चैप्टर इस पर आपको मैंने एक दो क्लास इस पर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो धातु को आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब धातु के अंदर प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, जो भी धातुएं हैं या अधातुएं हैं वे अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या ग्रहण कर, अब त्यागेगा कौन, अधातुएं ग्रहण करेंगी और धातुएं क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगी। तो एक बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला मैं और आपको बता दूं, धातु घटाव दे करके मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, ये घटाव है, तो आप समझ जाओ कि क्या बन रहा है, ध्यान आ जाए, अधातु प्लस देकर मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, तो बन जाएगा ऋण आयन, इसको एन भी कहा जाता है। आखिर ये धातुएं अधातु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती क्यों,
धातु इलेक्ट्रॉनों क्यों त्यागती हैं या धातु इलेक्ट्रॉनों क्यों ग्रहण करती हैं? तो देखो जितने भी तत्व हैं, चाहे धातु हो अधातु हो, उन सबों के अंदर एक गुण पाया जाता है। विशेष गुण यह है कि वे या तो धातु को त्यागेंगे, वे या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे या इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करके अक्रिय गैसों की संरचना, किसकी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं? अक्रिय गैसों की संरचना, अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उनको अस्थायित्व तो प्राप्त हो सके, वे अस्थायी हो सके। ये तब तक अभिक्रियाशील कोई धातु या कोई तत्व रहता है जब तक वह अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त न कर ले। अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? सबसे बाहरी सेल में, सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे आप नियान को देखो लेकर के, नियान का परमाणु संख्या 10 होता है। ये नियान अक्रिय गैसों की श्रेणी में शामिल है क्योंकि इसका बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आप इसका एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6, तो बाहरी सेल भरा हुआ, इसलिए किसी से अपक्रिया नहीं करता, यह अस्थायी हो गया। अक्रिय गैसों की एक विशेषता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। तो अक्रिय गैसों की संरचना जब तक ये प्राप्त नहीं करेंगे धातु धातु, तब तक क्या रहेंगे? अभिक्रियाशील रहेंगे। उसी क्रम में जब धातुओं की चर्चा आती है तो धातुओं के अंदर जो होता है, धातुओं का जो नाभिक होता है, उस नाभिक द्वारा उसके बाहरी सेल के परमाणु पर कम आकर्षण बल लगाया जाता है और कम आकर्षण बल के कारण वह आसानी से अपने तत्वों, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है। आज इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने मतलब इलेक्ट्रॉन का उससे अलग होना। तो जब त्यागेंगी तो धनायन बनेगा और जब कोई अधातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो वह ऋणायन बनेगा। तो देखो जैसे अभी देखो यहाँ पे कार्बन है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब 8 उसको प्राप्त होगा। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर लेगा। मैग्नीशियम है तो धातु है, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को त्यागना है, तो फिर यह कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो फिर उसका क्या बनेगा? आपका नया बनेगा उसका 2 8। उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 8। बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कुल मिलाकर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब ये आयन बनते कैसे हैं? पहले आयन है क्या, इसको समझ लिया जाए। अभी तो मैंने आपको बता दिया आयन 2 प्रकार के होंगे, ऋण आयन और धन आयन। तो आवेशित परमाणुओं का, वैद्युत आवेशित परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। ठीक। अब ऋण आयन कब बनेगा? जब कोई भी अधातु किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो ऋण आयन या एनायन बनेगा। जब कोई धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी तो क्या बनेगा? धनायन या कैटायन बनेगा। इसको कैटायन भी कहा जाता है, कैटायन, धनायन या कैटायन बनेगा। तो इस प्रकार से धनायन और कैटायन आपने समझ लिया, धातुएं इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगी और धातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगी। तो जब धातुओं और अधातुओं, धन आयन और ऋण आयन से जब कोई आपका क्या बनेगा? कोई यौगिक बनेगा तो वह यौगिक क्या कहलाएगा? आयनिक यौगिक। क्यों आयनिक यौगिक कहोगे? आयनों के आदान प्रदान द्वारा बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। ये आयनिक यौगिक को समझने से पहले हम एक चीज को और समझेंगे, आबंध। आबंध क्या है? तो परमाणुओं के बीच, किसी यौगिक में परमाणुओं के बीच का वह बल जो उनके परमाणुओं को आपस में बांधे रहता है, वह बल आयन कहला, वह बल आपका रासायनिक आबंध या रासायनिक बल के नाम से जाना जाता है। और ये रासायनिक बल के कारण ही मैग्नीशियम क्लोरीन से जुड़ा रहता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे आपने ले लिया, आपने सोडियम क्लोराइड की चर्चा की, ये सब किस यौगिक, किस बल से बने हुए हैं? आयनिक। ये सब क्या है? आयनिक यौगिक है। इनके बीच का जो बल है, मैग्नीशियम और क्लोरीन परमाणु को जो बांधे रहने वाला बल है, वह क्या बल कहलाता है? रासायनिक आबंध या रासायनिक बल के नाम से जाना जाता है। ये रासायनिक आबंध जो है 2 प्रकार के बताए गए हैं। रासायनिक आबंध के 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम प्रकार आपका क्या है? तो प्रथम प्रकार जो है आपका, वो प्रथम प्रकार आपका कहलाएगा आयनिक आबंध। क्या कहलाएगा? आयनिक आबंध। आयनिक आबंध या आयनिक बंधन। दूसरा कहलाएगा सहसंयोजक, सहसंयोजक आबंध। ये आयनिक आबंध कब बनता है?
तो आयनिक आबंध का मतलब कि आयन से संबंध हो गया। जब ऋण आयन और धन आयन से बना आबंध होगा तो वह आयनिक आबंध कहलाएगा। तो आयनिक आबंध कब बनेगा? जब धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रियाएं करेंगी तो वह बनेगा आयनिक आबंध। जब सहसंयोजक आबंध का मतलब हो गया, सहसंयोजक आबंध जो है आपका, यह इसको मैंने पहले ही बताया, सहसंयोजक यौगिक, क्योंकि जो अधातुएं अधातुओं से अभिक्रिया जब करती हैं तो अधातुओं के अंदर भी क्या पाया जाता है? तो बाहरी जो भी अधातु होगी उसके बाहरी से में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और अधातुओं के अंदर की स्थिति क्या है? अधातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। मैंने ई लेकर प्लस लिखा है। अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं, तो ग्रहण जब दो अधातुएं हैं दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो इलेक्ट्रॉन जब कोई नहीं देता है तो ये इलेक्ट्रॉन अधातुएं क्या करती हैं? आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो बना आबंध होता है या बना यौगिक होता है वह सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। अगर यहाँ पे सहसंयोजक आबंध की चर्चा करें, दो या दो से अधिक धातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना आबंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक आबंध कहलाता है। दो या दो से अधिक, दो समझो सीधे, दो अधातुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बना आबंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक आबंध कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि भाई आयन बनते कैसे हैं। जैसे मैंने कहा था धन आयन बनेगा, ऋण आयन बनेगा। अब इसकी चर्चा के लिए मैं फिर से बोर्ड को मिटा रहा हूँ और फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा करता है जैसे सोडियम परमाणु, मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम और यहाँ पे लिखा है सोडियम। आपको होगा सर दो जगह सोडियम लिखे हैं, एक जगह मैंने ऊपर प्लस का चिन्ह दिया है, फिर मैंने लिखा है मैग्नीशियम, फिर मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस प्लस या मैग्नीशियम 2+। अब इसको समझना है, यह जो भी है आपका संकेत दिख रहा है जिस पर किसी प्रकार का अन्य सिंबल नहीं प्रयोग में लाया गया, यह आपका परमाणु का सूचक है। सोडियम परमाणु हो गया, मैग्नीशियम परमाणु हो गया। और जब प्लस का चिन्ह लग जाए, माइनस का चिन्ह लग जाए, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि प्लस का चिन्ह रहेगा तो धन आयन, माइनस चिन्ह रहेगा तो ऋण आयन। अभी मैंने दोनों जो उदाहरण लिया है दोनों धन आयन। अब सोडियम परमाणु से सोडियम आयन बना तो कैसे बना, इस चीज को समझना है। सोडियम परमाणु से जब सोडियम आयन बना तो फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। मैग्नीशियम से यदि मैग्नीशियम आयन बना तो उसके इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। इन सब चीज़ों की चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पहले से पता है। आप कहोगे सर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं सोडियम की बार बार चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि सोडियम से आप ज़्यादा परिचित हैं और सबको लगभग ये बातें समझ में आ जाएंगी। मैं बड़े तत्वों की यदि चर्चा, ऊपर वाले तत्वों की चर्चा करूं तो हो सकता है बहुत लोगों को याद ना हो तो समझने में परेशानी हो। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था देखा जाए तो पता लग रहा है कि 3 सेल हैं। प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब वर्ग 8 में वर्ग 9 में बताया गया होगा। फिर बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो +1 बता रहा है। चिन्ह देखेंगे आप सोडियम आयन पर, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एक धन आयन बना है तो कितना इलेक्ट्रॉन यह अपना त्याग दिया होगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। तो यहाँ से समझ लो कि 11 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा? ये किस सेल का इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा? बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। सोडियम माइनस, तब बन गया सोडियम आयन, 1 इलेक्ट्रॉन भागा यहाँ से। तो फिर इस सोडियम आयन के परमाणुओं की विशेषता क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8। अब जब सोडियम आयन का निर्माण हो गया तो इसके अंदर स्थायित्व आ गया, क्योंकि इसकी संरचना किसके समान हो गई? अक्रिय गैसों की संरचना के समान होगी। मैंने अभी अक्रिय गैसों की संरचना के क्रम में एक उदाहरण आपको दिया था। अक्रिय गैसों बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा होगा किसी धातु या अधातु के बाहरी सेल में, तब तक वह अपक्रिया के लिए बेचैन रहेगा, अक्रियाशील रहेगा। लेकिन जैसे ही व्यवस्था प्राप्त करेगा अपक्रिया के लिए वह तत्पर नहीं रहेगा। अब इसमें देखो आप, अब इसमें आपसे पूछा सोडियम आयन और सोडियम परमाणु में क्या अंतर है, तो आप लिखोगे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितने सेल? 1 2 3 सेल। सोडियम आयन में कितने सेल? 1 2 सेल, 2 सेल। सोडियम क्या है? अभिक्रियाशील है। सोडियम आयन क्या है? अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त कर लिया है। सोडियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम आयन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन।
तो इस प्रकार से हम अन्य जैसे मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम का 12 हो गया, 12 का 2 8 2, यहाँ पर 2+ का मतलब यह है कि वह 2 को इलेक्ट्रॉन त्यागा है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है? 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, क्योंकि उसके बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर वही व्यवस्था हो गई, फिर इसके अनुसार आप समझ जाएंगे। अब मैं अधातु की चर्चा करूँ। ये तो हो गया धन आयन कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया धातु से तो धन आयन बन गया। अब ऋण आयन या एनायन की चर्चा जब करने वाले हैं तो जैसे उसके लिए हमें पढ़ना होगा किसको, जैसे क्लोरीन परमाणु ले लीजिए, जैसे कार्बन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु ले लीजिए। तो एक क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन, क्लोराइड जिसको पढ़ोगे, ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्साइड जिसको आप पढ़ोगे, ऑक्सीजन का ऋण आयन बनेगा। अब यहाँ पे आप ये तो कंफर्म है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने की जरूरत नहीं है। बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। ये ऋण आयन बनता कब है? मैंने वहां पे नोट भी किया था कि ऋण आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन उसमें जुटेगा तब ऋण आयन बनेगा। यहाँ पे देखो आप, अभी ऋण आयन बना है तो यहाँ का इसका मतलब हो गया कि क्लोरीन परमाणु में 1 माइनस का चिन्ह है ना, इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुटा है तो क्लोरीन का आयन क्लोराइड बना है। अब इसकी व्यवस्था और इसकी व्यवस्था में अंतर क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन जुट गया इसमें, ध्यान देना, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जुट गया तो 2 8 और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 ही ना आएगा। एक लाइन और स्पष्ट करिए, 7 + 1, 7 तो पहले से इसके पास आउटर मोस्ट शेल में था, तब इसका व्यवस्था क्या हो गया? 2 8, ये 2 नहीं बदलेगा, लास्ट वाला केवल बदलना है। इसमें कितने सेल? 3 सेल। इसमें कितने सेल? 3 सेल। इसमें सेल नहीं बदलता है, सेल कम बेसी नहीं होता है। अधातुओं के हर धातुओं के संरचना में यही अंतर है। जब धातुएं जब आपकी अवक्रिया करती हैं तो उसका आयन जब बनता है तो सेल कम हो जाता है, बेसी होने का, ज्यादा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब अधातुओं की चर्चा आप करते हो तो सेल में कोई परिवर्तन नहीं रहता। सेल में जो बाहरी सेल है, उस बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, और वह परिवर्तन उस आयन पर निर्भर करता है। उसको उसकी आवश्यकता पे, कितनी आवश्यकता उसकी है, उसको 8 प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस पर निर्भर करता है कि फिर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपने अंतर समझ लिया होगा। फिर यहाँ पे देखें 2 8 तो 2 6 हो जाएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को चाहिए ऑक्साइड बनने के लिए? तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ऑक्सीजन का 2 ऋण आयन ऑक्साइड बन गया। तो फिर यहाँ पे देखो 6 में कितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जुटा? 8। तो अब इसकी व्यवस्था क्या होगी? 2 8। अब तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से आयनों का निर्माण होता है। अब ये आयनों से आयनिक यौगिक कैसे बनेगा, वैद्युत संयोजक यौगिक कैसे बनेगा, ये चर्चा का विषय है। मैं वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक को थोड़ा सा पढ़ा करके उसका परिचय करा करके आज की पढ़ाई स्थगित करूंगा। फिर सहसंयोजक यौगिक और वैद्युत संयोजक यौगिक में क्या अंतर है, उसके क्या गुण हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा मैं अगले क्लास में फिर करूंगा। क्योंकि चैप्टर क्लास लंबा हो गया है, बहुत ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसको आपको नोट करने की और समझने की ज़रूरत है। तो मैं सीधे बिना विलंब किए आपको ले चलता हूँ आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक टॉपिक हम लोग का हो गया आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? आयन हो गया तो समझ लेना, आयन कब बनते हैं? या तो धातु में इलेक्ट्रॉनों को त्यागे या तो धातु में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें तब आयन बनता है। तो आयनिक यौगिक वैसा यौगिक होता है, इसको मैंने बार बार बताया आपको, जब कोई धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करे तो समझ जाना कि बन गया क्या? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक किसकी अभिक्रिया के बीच? धातु धातुओं के। क्योंकि जब धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो फिर आयन का निर्माण होता है, और आयन द्वारा बना यौगिक क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक। या इसको आप ऐसे कह सकते हो, वह यौगिक जो धन आयन और ऋण आयन के संयोग से बना हो, उससे हम आयनिक यौगिक कहते हैं।
हैं या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण लिया सोडियम क्लोराइड। अब प्रश्न है मेरा सोडियम क्लोराइड क्या यह आयनिक यौगिक है, क्या यह सहसंयोजक यौगिक है? तो मुझे दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये सोडियम क्लोराइड जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है, यह यौगिक जो है किस एलिमेंट से, किस तत्व से बना है? तो आप कहोगे सर दो एलिमेंट इसमें आए हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम जो है मेरा, इतना तो कन्फर्म है कि सोडियम जो है मेरा धन आयन बनाया होगा, ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण के ऋण आयन बनाया होगा। तो ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन क्लोराइड से बने हुए यौगिक हो गए, आयनों से बने हुए यौगिक हो गए, धातु और अधातु से बने यौगिक हो गए। और जब धातु और अधातु की चर्चा आ जाए तो कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक होगा कि नहीं होगा? आयनिक यौगिक होगा। अब बना कैसे ये सोडियम क्लोराइड की व्यवस्था, कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया? तो अभी देखो आप सोडियम और फिर आप लिखोगे क्लोरीन, तो बना सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हुआ, कैसे हुआ इसको देखते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अभी मैंने व्यवस्था लिखी थी 2 8 1। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन से, इसका या तो एक ही इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करने वाला। क्लोरीन में बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। अभी मैंने लिखा था क्लोरीन के लिए 2 8 7। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन हटाना अपने से? अक्रिय गैस, यहाँ देखो अक्रिय गैसों संरचना प्राप्त, ऊपर देखो अक्रिय गैसों संरचना प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको हटाना पड़ेगा? 8 इसके बाहरी शेल में बचे, एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा और ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा कि जिसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो साथ में एक जोड़ने पर होता है ना। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन घट गया, देखो धन आयन बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, देखो कर्जा इस पर आ गया। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बनता है हमारा। तो सोडियम क्लोराइड कैसा यौगिक है? तो आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेते हैं, अन्य भी क्लोराइड हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की चर्चा आ जाए तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो बताओ, आप मुझसे बताओ हाइड्रोजन क्या है? धातु है क्या धातु है? क्लोरीन क्या है? अधातु है। अधातु या धातुओं से क्रिया जब करेंगी, अधातु या धातुओं से अब क्रिया करेंगी तो ऐसा संयोजक यौगिक बनेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यह सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। मैग्नीशियम क्लोराइड में लिखो MgCl2। MgCl2 मैग्नीशियम धातु दिख गई ना आपको। धातु जब दिख जाए और उसके जब भी आपको कोई धातु दिख जाए, समझ जाना कि यह कौन यौगिक है? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक हो गया। कैसे बना? तो मैग्नीशियम बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और उसको कितने क्लोरीन से क्रिया करना पड़ेगा? भाई 2 क्लोरीन है, ये क्लोरीन तो 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। एक क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे? नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ऑलरेडी है। 2 इलेक्ट्रॉन देने पर 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन तो उसको चाहिए नहीं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी धातु या अधातु क्रियाशील रहती है। तो यहाँ से देखना आप, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे दिया। तो मैग्नीशियम ने कुल कितने इलेक्ट्रॉनों को अपने पास से हटाया? 2 इलेक्ट्रॉनों को हटाया। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। तो आपका क्या बना? MgCl2। क्या बना? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको लगभग बातें समझ में आ गई होंगी कि आयनिक यौगिक क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक क्या है। दूसरे टॉपिक की तरफ मैं चलूंगा, सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक वैसे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बने होते हैं। वैसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बने हों, वैसे यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। देखो, कोई भी धातु, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, वह 3 प्रकार से अक्रिय गैसों की श्रेणी में शामिल होता है। या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो त्यागेगा कौन? धातु है। ग्रहण कौन करेगा? अधातु है।
साझेदारी कौन करेगा? अधातु। अधातु से अधातु की जब क्रिया करोगे तो फिर उसमें साझेदारी, जैसे हम अभी दिखाते हैं आपको सहसंयोजक यौगिक। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड की बना कैसे है? तो हाइड्रोजन क्या है मेरा? अधातु। क्लोरीन क्या है मेरा? अधातु। तो इस हाइड्रोजन के बाहरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन को देखोगे आप, क्लोरीन को देखोगे आप, इसको भी साथ, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक ही सेल है ना। एक सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इससे करे तुम दे दो, ये करे तुम दे दो, लेकिन देने की प्रवृत्ति किसी के अंदर नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेंगे, साझे में काम चलेगा। 2 2 4 2 6 एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर लेंगे। अब आप देखोगे हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन वाले सेल में भी कितना? 2 4 6 8। जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो उसको एकल आबंध कहेंगे। संयोजक आबंध जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, फिर उसको मैं अगले क्लास में चर्चा लूंगा। एकल आबंध, द्वि आबंध और त्रि आबंध। तो एकल आबंध बन गए, और भी ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सा यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है कि हानिक यौगिक है? तो बताओ मेरा कार्बन क्या है? अधातु। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो अधातु अधातु से जब क्रिया होगी तो कौन सा यौगिक बना होगा? आयनिक यौगिक थोड़े है, सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक को समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या करें। सबसे हमें जरूरी चीज यह है कि हम धातु और अधातु को समझें। जब तक धातु धातु को हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम इस चीज को नहीं क्लियर कर पाएंगे कौन सहसंयोजक यौगिक बन रहा है और कब आयनिक यौगिक बन रहा है। इसलिए इस पर जरा ध्यान देना है। जो मैंने पहले आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अधिकतम 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या हो गया? अधातु। अधिकतम बाहरी सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। बाहरी सेल में, मैंने इस चीज को पहले भी रिपीट किया था, बाहरी सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्या हो जाएगा? अधातु। और धातु, लेकिन अपवाद में क्या है? अपवाद ध्यान रखना, हाइड्रोजन और हीलियम, ये अपवाद है, ये अधातु है, ठीक ना। तो अब इस तरह से हम जैसे धातु धातु अधातु अधातु दिख गया तो क्या हो गया मेरा? सहसंयोजक। अब किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है? क्या एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है? क्या 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है? क्या 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हुआ है? इसको मैं कंफर्म करूंगा। कार्बन, कार्बन से मैं आपसे पूछूं तो कहोगे सर 2 जार होता है बाहरी शेल में, 4 ही होगा। मैं ऑक्सीजन की चर्चा करूं तो आप कहोगे सर 2 6 होता है। बिल्कुल बात सत्य है। कार्बन का कौ परमाणु यहाँ दिख रहा है? कार्बन का 1 परमाणु दिख रहा है। ऑक्सीजन के परमाणु कितने दिख रहे हैं? 2 परमाणु दिख रहे हैं। तो मर्जी तो ऊपर नीचे लिख दो, मर्जी तो अगल बगल में, जहाँ आपको लिखना है। 2 परमाणु ऑक्सीजन के भी आपको लिख देना है। अब हमें ऑक्सीजन के परमाणुओं के लिए एक सेल बना देना है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है इसको ध्यान देना है। 6 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पर, 2 4 और 6। अब मुझे कार्बन के पास पूछना है। कार्बन से पूछेंगे कार्बन आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? तो कार्बन कहेगा मेरे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 हम साझा कर सकते हैं। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ये। अब देखो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर दिया, दिया नहीं? साझा किया। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको भी अपनी व्यवस्था मिल गई। अब ऑक्सीजन के पास आएंगे, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 कार्बन से साझा किया तो इसका भी 8 हो गया। इस ऑक्सीजन के पास 2 4 और 2 6 था, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से साझा किया है। तो यहाँ पे देखोगे कौ कार्बन का कौ इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम फिर आगे भी आपको बताएंगे। आज आप लोग इतना ही करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत आयनिक यौगिक और वैद्युत संयोजक यौगिक को समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मेरे व्हाट्सएप पर आप संपर्क करें और फिर मैं आपकी सारी दुविधाओं को समाप्त करने का, दूर करने का प्रयास करूँगा। आप सभी से
ये निवेदन रहेगा, मेरी अपील रहेगी कि आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखें, जो जरूरी चीज़ें उसको नोट करें, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे, तब आसानी से धातु धातु और फिर वैद्युत संयोजक यौगिक आयन धनायन ऋणायन ये सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।